तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक और बढ़िया कॉमिक्स, सुस्त राम बने चुस्त राम। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। चंदन नगर में एक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। नाम था सुस्त राम। वह रात को राजमहल में पहरेदारी का काम किया करता था। उसकी माँ उसके आलसीपन से बेहद परेशान थी। अरे निकम्मे उठ, काम पर नहीं जाना है क्या? क्यों खटिया सिर पर उठा रखी है अम्मा? अभी अभी तो सोया ही था मैं। क्या कहा? अरे मुँह शाम होने वाली है और कहता है कि अभी सोया था। ठहर कमबख्त, अभी खबर लेती हूँ तेरी। इस कड़ाके की सर्दी में नहला दिया। अब उठता भी है या लाऊं एक मटका पानी? उठता हूँ मेरी अम्मा। आह भगवान, ऐसी सठियाई माँ किसी को ना दे। उफ भगवान, ऐसा आलसी बेटा किसी को भी ना दे। और फिर वह तैयार होकर राजमहल की ओर चल पड़ा। देर हो गई है, कहीं महाराज नाराज ना हो। चुपचाप जाकर पहरे पर तैनात हो जाऊं, किसी को मेरे देर से आने की कानो कान खबर न होगी। ए ठहरो, आए, ये किस उल्लू ने टोक दिया? ओह महाराज, आप प्रणाम महाराज। ठीक है ठीक है। सुस्तराम, हमें खबर मिली है कि तुम रोज इसी तरह देर से आते हो। क्या बताओ महाराज, इस कड़कड़ाती ठंड में लकड़ियाँ काटने जाने पड़ता है। उन्हें बेचकर लौटते लौटते देर हो जाती है। लेकिन क्या हमारी दी हुई तनख्वाह से तुम्हारा घर का खर्चा पूरा नहीं होता? काश हो सकता, मगर क्या बताऊं महाराज, 4 छोटे भाइयों का अकेला ही सहारा हूँ। फिर कुछ सोचने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, अभी तुम अपने काम पर लग जाओ, कल हम तुमसे इस विषय पर बात करेंगे। बहुत अच्छा महाराज। बेचारा कितनी मेहनत करता है। नहीं महाराज, मुझे तो ये अव्वल दर्जे का झूठा एवं मक्कार दिखाई देता है। और महाराज, मैंने तो सुना है कि ये आलसी भी पक्का है। इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास महामंत्री जी? जी प्रमाण तो नहीं है, मगर मैंने राज कर्मचारियों से अक्सर ही सुना है। ठीक है महामंत्री जी, आज रात हम इसी बात का पता लगाएंगे कि महल में नौकरी के समय कौन कौन काम चोरी कर रहा है, और काम चोरों को सजा देना आपका काम होगा। मेहनती कर्मचारियों को इनाम हम खुद देंगे, जैसी महाराज की इच्छा। उसी रात महल के दरवाजे पर, साथियों सारा शहर सो चुका है, अब हमें भी थोड़ी बहुत कमर सीधी कर लेनी चाहिए। हाँ मगर आज रात महल और हम सबकी पहरेदारी की बारी किसकी है? सुसराम की। मेरी। मगर मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है। कोई बहाना नहीं चलेगा सुसराम, मुझ पर रहम करो भाइयों। सिर्फ आज कोई मेरे बदले पहरा दे दो। मैं तो नहीं दूंगा, मैं भी नहीं। जिद मत करो सुस्तराम, और फिर सप्ताह में एक बार तो हम में से एक को जागना ही पड़ता है। तुम्हारी जगह कौन काम करेगा? तुम सबकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं ही पहरा दिए देता हूँ। हाँ अब बनी ना बात। हम अंदर वाली कोठरी में सोने जा रहे हैं। अगर कोई खतरा दिखे तो कोयल की आवाज़। हाँ हाँ याद है। और जब आधी रात को राजा कुंवर सिंह महामंत्री के साथ गश्त पर निकले। कमाल है महामंत्री जी, आज कोई पहरे पर ही नजर नहीं आ रहा है। मैं खुद चकित हूँ महाराज, न जाने सब कहाँ चले गए हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर तो इस तरह होती है महल की पहरेदारी। अरे ये आवाज़ कैसी? आइए आवाज़ की दिशा में चल कर देखें। पर पहले इस कोठरी पर सांकल चढ़ा दो ताकि ये कमबख्त भाग ना सके। जो आ गया। हाँ अब ठीक है, चलो। अरे यह तो सुस्त राम है। क्या हो रहा है? ओह महामंत्री जी आप, पर सारे पहरेदार कमबख्त कहाँ मर गए? उन सब को काम चोरी के आरोप में कैद कर लिया गया है। क्या? पर तुम कोयल की आवाज़ें क्यों निकाल रहे थे सुस्तराम? उन पहरेदारों को यहाँ बुलाने के लिए महाराज? क्या मतलब? महाराज, कुछ देर पहले मैंने उधर झाड़ियों की तरफ एक संदिग्ध व्यक्ति को घूमते हुए देखा था। शायद वह कोई चोर या जासूस रहा होगा। चोर जासूस? जी हाँ महाराज, यह देखकर मैंने सभी पहरेदारों को कोयल की आवाज़ में संकेत देकर खतरे के प्रति सजग कर देना चाहा। पर वह संदिग्ध व्यक्ति अब कहाँ है? शायद हमारी आवाज़ें सुनकर भाग खड़ा हुआ होगा, इसलिए तो कोयल की आवाज़ में। मगर वे सब पहरेदार आखिर कर क्या रहे थे? सब के सब घोड़े बेचकर सो रहे थे, पहरे पर सो रहे थे। ओह, तो अब समझ में आया कि मेरे संकेत देने पर भी वे आए क्यों नहीं। देखा महामंत्री, आपका आलसी और कामचोर ही नमक हलाल निकला और बाकी सब नमक हराम। वाह रे प्रभु, आज तो बचा ली तूने एक सच्चे आलसी की डूबती नैया। हमारा आदेश है कि उन सबको तुरंत ही नौकरी से बर्खास्त करके कारागृह में डाल दो। कल सुस्त राम को हम खुद पुरस्कृत करेंगे। जो आज्ञा। वाह, पर बेचारे मेरे साथी। अगले दिन
सुस्तराम से हम बेहद प्रसन्न हैं। आप ही बताएं महामंत्री जी कि उसे किस तरह से पुरस्कृत किया जाए। उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। अधिक बड़ा पुरस्कार उसके हित में न होगा। इसका कारण रात को पकड़े गए पहरेदारों का कहना है कि सुस्तराम भी कल उन लोगों के साथ शामिल था। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि सुस्तराम आलसी, कामचोर और साथ ही अव्वल दर्जे का झूठा भी है। जी हाँ महाराज, कल किस्मत से वह भले ही बच गया था, पर मुझे यकीन है कि वह अभी उन पहरेदारों के साथ मिला हुआ है। कुछ भी हो महामंत्री जी, कल काम चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए पहरेदारों में वह शामिल नहीं था। हाँ, भविष्य हम उस पर नज़र रखेंगे। जैसी आपकी इच्छा। पर एक बात मैं भी कहना चाहूँगा। कहिए। एक आलसी का भाग्य कभी नहीं बदल सकता, चाहे आप पूरा राज्य ही क्यों न उसे इनाम स्वरूप दे दे। क्यों न लगे हाथों आपकी इस बात की भी जांच कर ली जाए। मैं समझा नहीं महाराज। समय आने पर हम आपको खुलकर समझाएंगे। फिलहाल केवल इतना है जान ले कि हमारे इनाम देने के इस नए ढंग से जहां सुस्तराम की सच्चाई प्रकट होगी, वहीं आपकी आलसी के भाग्य वाली बात की भी पुष्टि हो जाएगी। जैसा आप उचित समझे करें। रात को अपने शयन कक्ष में उसके साथ ही मेरी भी परीक्षा की घड़ी है। न जाने मुझे कितना नुकसान उठाना पड़े, पर अब कहा है तो करना ही होगा। मगर किस तरह? हाँ, याद आया। बाबरपुर का प्रधान अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ा परेशान है। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगले दिन भोर होने से पहले ही राजा ने सुस्तराम को वहाँ बुलवा भेजा। तुम यह पत्र लेकर तुरंत बाबरपुर के प्रधान के पास चले जाओ। क्या अभी जाना होगा महाराज? बिल्कुल। और सुनो, यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं राह खर्च के लिए रख लो। जो आज्ञा महाराज। मेरी शर्त देखकर प्रधान अपनी लड़की की शादी अवश्य ही सुस्तराम से कर देगा। मर गए इस कड़कड़ाती ठंड में वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरी कुल्फी ही न जम जाए। परंतु नौकरी करनी है तो जाना ही पड़ेगा, वरना ऐसी आरामदेह नौकरी और कहाँ मिलेगी जहां केवल मुफ्त की तनख्वाह लिए जाओ। हे प्रभु, आज सही सलामत घर पहुंचा देना। पर क्यों न मैं यह काम अपने मित्र फुरतराम को सौंप दूं। फुरतराम मेरा जिगरी दोस्त है, मना नहीं करेगा। उसके बाद आराम से गर्म गर्म बिस्तर में चैन की नींद। वाह! खट खट खट। कौन? मैं हूँ भाई सुस्तराम, दरवाज़ा खोलो। अभी खोलता हूँ भाई। कहो सुस्तराम, आज एकाएक इस समय कैसे आना हुआ? मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ दोस्त। मुझे तुम्हारी मदद की अत्यंत आवश्यकता है। अंदर आओ और पूरी बात बताओ। सुस्तराम ने हकीकत बयान कर दी, फिर नाक भी सिकोड़ कर बोला, क्या राजा को कोई और नौकर इस काम के लिए दिखाई नहीं दिया था जो मुझे ही बलि का बकरा बना दिया? काम से जी मत चुराओ सुस्तराम, वरना निठल्लेपन की आदत पड़ जाएगी। तुम राजा के नौकर हो, तुम्हें राजा के हुक्म का पालन करना ही चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं, बल्कि तुम्हारी मदद लेने आया हूँ। पहले यह बताओ कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो कि नहीं? हाँ, हूँ तो सही। तो फिर मेरा यह काम तुम कर दो, और राह खर्च के लिए यह स्वर्ण मुद्राएं भी तुम ही रख लो। दोस्त होने के नाते तुम्हारा ये काम तो मैं कर ही दूंगा, मगर याद रखो, अपने इसी आलसीपन के लिए तुम एक दिन जरूर पछताओगे। बस उपदेश मत दो। लो यह चिट्ठी और फौरन रवाना हो जाओ। ठीक है, तुम नहीं मानते तो लाओ। हाँ, अब घर चलकर आराम करता हूँ। शाम होते ही महल में उपस्थित हो जाऊँगा। मगर राजा को क्या जवाब दूंगा? कर दूंगा कोई बहाना। उधर यह पत्र आपके लिए महाराज ने भिजवाया है। ओह, खोलकर देखूं क्या लिखा है इसमें। प्रधान जी, आपके पास एक अत्यंत गरीब व्यक्ति को भेज रहा हूँ, किंतु अगर आप इसकी शादी अपनी बेटी से कर दें तो मैं इसे अपना आधा राज्य देकर इसकी दरिद्रता दूर कर दूंगा। राजा कुंवर सिंह। वाह, युवक तो सुंदर और बलिष्ठ है। फिर जब राजा आधा राज्य देने को तैयार है तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। मुझे यह शादी मंजूर है। आओ युवक, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। शादी? शायद महाराज ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। लो यह पत्र पढ़ो। पत्र पढ़ते ही वह गंभीर संकट में पड़ गया। उफ, अब इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं वह नहीं हूँ जो ये समझ रहे हैं। मुझे प्रधान जी को सब कुछ साफ साफ कह देना चाहिए। यह सोचकर उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अरे बेटा, बातें तो बाद में भी होती रहेगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कर लो। सेवको, तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और तुरंत विवाह की तैयारियां करो। जो आज्ञा हुजूर। और सुनो, हमारे दामाद के लिए स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आओ। अभी लाया मालिक। मगर मेरी बात तो शर्माओ नहीं बेटा, जी भर कर खाओ।
अब इन्हें ले जाओ और सुगंधित पानी में नहलाने के बाद सुंदर सुंदर कपड़े पहनाकर सीधे विवाह मंडप में ले आओ, जैसी आपकी आज्ञा। मगर किसी अगर मगर का समय नहीं, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। फिर चट मगनी और पट ब्याह। बेचारा फुरत राम अपनी बात कहने के लिए बहुत मचला, अंत में इसे भगवान की इच्छा मानकर खामोश हो गया। और शादी की रस्म पूरी होते ही फुरत राम डोली लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। उधर राजा कुंवर सिंह अब तक सुस्त राम की काफ़ी आवभगत हो चुकी होगी, शायद शादी भी हो चुकी हो। अब जब वह अपनी दुल्हन के साथ आएगा तो उसे आधा राज्य देकर मैं उसकी किस्मत को बिल्कुल पलटकर महामंत्री की बात झूठी साबित कर दूंगा। लेकिन रात होते ही उनका भ्रम टूट गया। अरे, तुम तो बहुत शीघ्र ही वापस आ गए। क्या मेरी दी चिट्ठी पहुंचा आए? दुहाई है महाराज, कल यहाँ से निकलते ही मुझे ठंड लग गई और मैं बीमार पड़ गया, इसलिए खुद नहीं जा सका। क्या बकते हो? फिर वह चिट्ठी कहाँ है? कोई बहुत ज़रूरी चिट्ठी समझ मैंने उसे अपने एक अभिन्न मित्र के हाथ वहाँ भिजवा दी है। ओह, मैं तो इसकी किस्मत पलटना चाहता था, परंतु इस कमबख्त ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। अब तो लौटने पर उसे ही आधा राज्य देना होगा, वरना प्रधान के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। शायद महामंत्री ठीक ही कहते थे, इस कमबख्त ने उनके सामने मेरी नाक कटवा दी, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। महामंत्री की बात गलत साबित करके ही रहूंगा। तुम बीमार पड़ गए, इसमें तुम्हारा क्या दोष, बल्कि तुमने हमारे काम का अधूरा नहीं छोड़ा। खैर, अभी तुम जाओ और सुबह जाते समय अपना इनाम ले जाना। बहुत अच्छा महाराज। वाह, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। सुबह महाराज, मेरा इनाम यह लो। ढ ढ ढोलक। हाँ, यही तुम्हारा सही पुरस्कार है, मगर इसे बजाना घर ही जाकर। मैं इसे पाकर धन्य हुआ महाराज। ढोलक लेकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। ढोलक का रहस्य जानकर वह फूला नहीं समाएगा। इतने बड़े राजा होकर इनाम में एक ढोलक दी। इससे अच्छा तो मैं ही रहा जिसने एक खत पहुंचाने के बदले अपने मित्र को 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। चलो, और कुछ नहीं तो एक दिन की छुट्टी तो मिली। आज सारा दिन चैन से लंबी तान कर सोऊंगा। किंतु हमारे महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ज़्यादा नहीं तो 100-200 स्वर्ण मुद्राएं ही इनाम में दे देते। दिया क्या? एक ढोलक। रास्ते में हरिया बनिया सुस्त राम को देखकर, क्या बात है भैया सुस्त राम, बड़े उदास लग रहे हो? क्या बताऊं हरिया भाई, जमाना इतना बदल गया है कि आजकल के राजा महाराजा भी कैसे कैसे घटिया इनाम देने लगे हैं। क्या हुआ भाई सुस्त राम, पूरी बात बताओ। वह था गांव का बनिया हरिया। हरिया को पूरी बात बताने के बाद सुस्त राम ने कहा, यह भी कोई इनाम में देने वाली चीज़ है भला? एक राजा इतनी सस्ती ढोलक इनाम में नहीं दे सकता। जरूर इस ढोलक में कुछ भेद होना चाहिए। मुझे यह ढोलक इससे हथिया लेनी चाहिए। और मन ही मन यह निश्चय कर वह मक्कारी भरे स्वर में बोला, वाकई भाई सुस्त राम, तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस ढोलक को मुझे बेच दो, पूरे 5 रुपये दूंगा। तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया हरिया। यह ढोलक ले जाकर माँ को दिखाता तो क्या कहती वह? तो फिर सौदा पक्का। यह लो 5 रुपये, और यह ढोलक अब तुम्हारी हुई। वाह, बनिया तो नीरा मूर्ख निकला जो उस बेकार सी ढोलक के 5 रुपये दे गया। 5 रुपये देखकर माँ खुश हो जाएगी। उधर बनिया जब अपने घर पहुँचा, यह क्या कबाड़ उठा लाए हो जी? भगवान, यह कबाड़ नहीं है, इसे मैंने पूरे 5 रुपये देकर खरीदा है, समझी? हे भगवान, 5 रुपये की इतनी बड़ी रकम में यह सड़े अंडे सी ढोलक मैं लूट गई। इतने में तो मेरी एक साड़ी आ जाती, और फिर मुझे नहीं रखना इस घर में। भाड़ में गई तुम्हारी यह ढोलक। अरे क्या करती हो, पहले मेरी बात तो। ढोलक के जमीन से टकराते ही धड़ाम। देखा भगवान, हमारे दिन फिर गए। अब इस धन से तुम साड़ियों की पूरी दुकान खरीद लेना। आप कितने अच्छे हैं जी। उधर जब सुस्त राम फुरत राम के घर के सामने से गुजरा, यह फुरत राम के घर के सामने भीड़ कैसी, चलकर मालूम करूं। यह सब क्या है दोस्त? तुम्हारी बेवकूफ़ी और आलसीपन का नतीजा। मैं कुछ समझा नहीं। यह खत पढ़ो, सब समझ जाओगे। पत्र पढ़ने के बाद सुस्त राम ने अपना सिर पीट लिया। उफ, कितना मूर्ख हूँ मैं। काश ये चिट्ठी लेकर मैं ही प्रधान के पास जाता तो फुरत राम की जगह यह सहरा मेरे सिर पर बंधता और आधा राज्य भी मिलता। आह, मेरा दुर्भाग्य। सुस्त राम, काम चोरी का यही फल होता है। घर आए भाग्य को तुमने ठोकर मार दी। अब फिर से जाकर पहरेदारी करो। सहसा सुस्त राम को कुछ याद आया। ओह, कहीं इनाम की उस ढोलक में भी तो कोई भेद नहीं? इतना बड़ा राजा और एक छोटी सी ढोलक। मुझे बनिए से वह ढोलक वापस लेना चाहिए। अब क्या सोच रहे हो भाई?
कुछ नहीं, अब मैं चलता हूँ। और सुस्त राम भागा भागा बनिए के पास पहुंचा। हरिया, ओ हरिया। कौन है बे? हरिया भाई, वह ढोलक मुझे वापस कर दो, यह रहे तुम्हारे 5 रुपये। क्या? अरे कौन सी ढोलक, कैसे 5 रुपये? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं, निकलो यहाँ से। कोई सिरफिरा लगता है, इसे धक्के देकर बाहर निकालो जी। मगर मेरी ढोलक। अबे फूट यहाँ से, और सुन, आज के बाद फिर कभी यहाँ नजर आया तो टांगे तुड़वा दूंगा। आह। बेचारा सुस्त राम उदास मन से सड़क से उठकर घर की ओर चल पड़ा। फिर शाम को जब राजा कुंवर ने उसे पहरे पर देखा, यह क्या, इसे अब मेरी नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? लगता है इसे अभी ढोलक का भेद मालूम नहीं हुआ है। जानने की गरज से उन्होंने सुस्त राम से पूछा, अरे सुस्त राम, क्या तुमने हमारी दी ढोलक बजाई नहीं? नहीं महाराज, दरअसल कल रुपये की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने वह ढोलक बेच दी। क्या बेच दी? कितने की? 5 रुपये में महाराज। पर तुमने क्या किया मूर्ख? उस ढोलक में मैंने तुम्हारे लिए हीरे मोती भर रखे थे। मुझसे भूल हुई महाराज, क्षमा करे। ओह, अब समझ में आया कि बनिए ने मुझे दुत्कार कर क्यों भगा दिया था। उफ, यह कमबख्त हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता है। इसका भाग्य बदलने के चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हो गया है। अगले ही पल, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, जो आज्ञा महाराज। जरूर राजा जी आज फिर किसी न किसी बहाने मुझे धन देंगे। इस बार मैं किसी किस्म की बेवकूफ़ी या काम चोरी नहीं करूँगा, और जैसा राजा जी हुक्म देंगे वैसा ही करूँगा। लो, यह पत्र ले जाकर सेनापति जी को दे दो, जो आज्ञा। सेनापति की लड़की तो प्रधान की लड़की से भी सुंदर है, और आधा राज्य भी शायद महाराज मुझे दें। लगता है राजा जी अब बुढ़ापे में तीर्थ स्थलों की यात्रा को जाना चाहते हैं। खैर, मुझे क्या। सेनापति के पास पहुंचकर सुस्त राम ने पत्र उन्हें पकड़ा दिया। इधर पूरा पत्र पढ़ते ही क्रोधित हो सेनापति ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इस मूर्ख निकम्मे को। क्या? मगर मेरा जुर्म तो बताइए सेनापति जी। लो, पढ़ लो यह पत्र, सब कुछ समझ जाओगे। उसने पत्र पढ़ा तो उसके देवता कुछ कर गए। यह व्यक्ति बेहद कामचोर एवं आलसी है, इसे पकड़कर तुरंत काल कोठरी में डाल दो। राजा कुंवर, देख क्या रहे हो? लगा दो हथकड़ियाँ और डाल दो इसे कारागृह में। न नहीं, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी, और अब यहाँ भुगतो अपने आलसीपन की सजा। उफ, मैंने इतना आलस क्यों दिखाया? उधर आधे राज्य के मालिक फुरत राम ने जब यह खबर सुनी तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। उसे उसकी मूर्खताओं की ठीक ही सजा मिली। नहीं, राजा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे चलकर उन्हें समझाना चाहिए। आखिर उसी मित्र की बदौलत तो मुझे यह यश और सम्मान मिला है। और फुरत राम तुरंत एक हाथी पर सवार होकर राजा कुंवर सिंह के महल की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही महाराज, फुरत राम जी आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें बाइज्जत यहाँ ले आओ। कहो फुरत राम, कैसे आना हुआ? मैं आपसे सुस्त राम के बारे में बात करने आया हूँ महाराज। उस कमबख्त का नाम भी मत लो मेरे आगे। उसकी किस्मत बदलने के चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हुआ। अब मैं जान गया हूँ कि सब उसकी किस्मत में ही नहीं है। राजा ने ढोलक वाली घटना भी फुरत राम को बताई। क्षमा करें महाराज, दोष उसकी किस्मत व भाग्य का नहीं, बल्कि वह अपने आलसीपन व मूर्खता का फल भुगत रहा है। यह सच नहीं है। मैंने कई बार उसका भाग्य बदलना चाहा, किंतु वह सब उसके भाग्य में है ही नहीं जो मैं उसे देना चाहता था। उसके लिए यही सजा उपयुक्त है। आप इस समय क्रोध में हैं महाराज, और क्रोध में देवता तक अपना होश खो बैठते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। भाग्य वाली बात एकदम गलत है। मेहनती व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वह अभागा वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि अगर वह अपना आलसीपन छोड़ दे तो अपना भाग्य बदल सकता है। ठीक है, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं। अगर इस बीच तुम यह बात सिद्ध न कर सके तो तुम्हें अपने राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यह मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वह क्या? आपको सुस्त राम को तुरंत आज़ाद करना होगा। ठीक है। राजा के आदेश पर सुस्त राम को आज़ाद कर दिया गया। फुरत राम उसे लेकर अपने महल को चल पड़ा। देखा तुमने, यह सब तुम्हारे आलसीपन का नतीजा था, किंतु अब भी समय है। अगर चाहो तो तुम्हारा भाग्य अब भी बदल सकता है। मुझे और शर्मिंदा मत करो मित्र, कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी सुस्ती नहीं दिखाऊंगा। फिर दिन गुजरते चले गए। एक दिन, महाराज, खबर मिली है कि शत्रु आक्रमण की तैयारी कर रहा है। ओह, युद्ध के तैयारियों में जुड़ जाओ, जाने कब हमें उनका आक्रमण का सामना करना पड़ जाए और फुरत राम जी को भी इस खतरे से आगाह कर दिया जाए।
आशा के विपरीत दुश्मन ने एकदम और अचानक ही हमला कर दिया। दुश्मन आगे बढ़ते ही चले आ रहे हैं महाराज। यह तो वाकई बुरी खबर है। आप निश्चिंत रहें महाराज, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। युद्ध के मैदान में उफ, हाय मरा, ई, आह। वाह, कितना बहादुर नौजवान है। पर यह है कौन? थोड़ी ही देर में दुश्मन सेना के पांव उखड़ गए। अब मुकाबला करना मुश्किल है। बच ना पाए, भागो। अगले दिन फुरतराम राजा कुंवर सिंह से मिला। दुश्मन का कोई भरोसा नहीं महाराज, जाने कब फिर से आक्रमण कर दे। हम समझे नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो फुरतराम? इस समय दुश्मन बौखलाया हुआ होगा। अगर हम उस पर अचानक आक्रमण कर दे तो अवश्य ही जीत हमारी होगी। मगर हमारे सेनापति जी तो बुरी तरह घायल हो चुके हैं। सैनिकों का कौन मार्गदर्शन कौन करेगा? इसका उपाय भी मैंने सोच लिया है महाराज। अब निश्चिंत रहें, केवल आपकी आज्ञा चाहिए। ठीक है, पर होशियारी से। आप बेफिक्र रहें महाराज। शीघ्र ही एक नदी किनारे पहुंचकर वह सैनिक काफिला रुक गया। देखो, हमारे गुप्तचरों के अनुसार इस नदी के उस पार ही दुश्मनों ने डेरा डाल रखा है। सावधानी से हमें उस तरफ उन पर हमला करना है। हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, फिर दुश्मन हमारी ओर से बेखबर है। आक्रमण हो। और फिर दुश्मन, इससे पहले कि कोई संभल पाता, शीघ्र ही, खबरदार, जरा भी हिले तो गर्दन कलम कर दूंगा। दुश्मन राजा को बंदी बना लिया गया। हमारी विजय हुई। राजा कुंवर सिंह के महल में बधाई हो महाराज, हमारी जीत हुई है। क्या सच? पर यह हुआ कैसे? मेरे एक बहादुर एवं योग्य सैनिक के कारण, जो जीत का सेहरा बांधे बस अब राजधानी पहुंचने ही वाला है। ओह, हम उनसे जरूर मिलना चाहेंगे। अवश्य महाराज। शाम को दरबार में। यह वही सैनिक है महाराज? अरे, यह तो वही है। प्रणाम महाराज। हम तुम्हारी बहादुरी अपनी आंखों से देख चुके हैं युवक, पर तुमने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? क्षमा कीजिए महाराज, इसे ऐसा करने का हुक्म मैंने ही दिया था। तुमने? मगर क्यों? इसका उत्तर आपको अभी मिल जाएगा। पहले इसकी सूरत देख लीजिए। जैसे ही उसने नकाब खोली, सुस्तराम। जी महाराज। महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी है। कल तक जिसे आप मूर्ख, जाहिल, आलसी व अभागा कहते थे, आज उसी के कारण ही हमारी शानदार फतह हुई है। हाँ, इसका तो भाग्य ही बदल दिया तुमने। और तुम तो छुपे रुस्तम निकले सुस्तराम। यह सब आपके ही आशीर्वाद का प्रताप है महाराज। दरअसल मुझे एक नई राह तो आप ही ने दिखाई है, अन्यथा पहले तो मैं था ही क्या। तभी फूरतराम ने घोषणा की, और इसी खुशी के मौके पर मैं अपने हिस्से का राज्य, जिसका कि वास्तव में सुस्तराम ही मालिक है, सुस्तराम को ही सौंपता हूँ। सुस्तराम जिंदाबाद। हम तुम्हारे इस फैसले का स्वागत करते हैं फूरतराम। वाह, महाराज कुंवर सिंह जिंदाबाद। और फिर राजा कुंवर सिंह ने सुस्तराम को आधे राज्य का उत्तराधिकारी बनाते हुए उसकी शादी सचमुच ही सेनापति की अत्यंत रूपवती बेटी से धूमधाम से करा दी। समाप्त।